पॉइंट नंबर 1 का जो भी आपको टॉपिक मेंशन्ड है आपके यूपीएससी के सिलेबस में, उस सिलेबस को रेफर करते हुए आपने उसे ख़त्म किया। सबसे पहले उसके पीवाईक्यू देख लीजिए, देन सेकंड उसके बाद आप अपने सोर्सेज से उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आपको पता लग गया पीवाईक्यू देख के कि मेरे को सोर्सेज में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखनी है, किस चीज़ को मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी है, ये आपको पता होना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके मेंस के लिए एज एन आपके ऑप्शनल्स के लिए, टू बी स्पेसिफिक किसी भी सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल्स के लिए कवर करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम सबको पता है, इफ़ हम यूपीएससी कंसिडर करते हैं, जब हमारा मेंस का पेपर होगा, हमारी रैंक में जो ऑप्शनल्स हैं ना, उसके जो मार्क्स हैं दे आर मैक्सिमम, मतलब ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंस रखते हैं। अगर आप इसमें कम मार्क्स लेके आओगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन इफ हो भी गया तो उसमें मतलब आपको इतनी नीचे रैंक मिलेगी कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शनल्स मस्ट बी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट आपको मैक्सिमम मार्क्स देने के लिए। ठीक है, अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शनल्स लाइक आज अगर हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी और आर्ट्स, आप इन बैकग्राउंड्स में से हैं तो आप किस ऑप्शनल्स को ज़्यादा रेलेवेंस दे सकते हैं, क्या आपके पास ऑप्शन स्टैंड करते हैं, और कैसे डिसाइड करें कि आप एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं एंड देन शुड यू नॉट स्विच अपनी बैकग्राउंड की स्ट्रीम को, या फिर आप एक नए ऑप्शनल्स को अप्रोच कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इज़ अ मैक्सिमम क्वेश्चन जो सारे स्टूडेंट्स को आता ही आता है। सो अब अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, मतलब और मेरे को लगता है कि कर ही लेना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा स्कोरिंग है। एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं, यहाँ पे आपके पास सब हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ऑप्शनल्स, ठीक है, फिज़िक्स ऑप्शनल्स, ये सब ऑप्शंस हैं ना आपके पास स्टैंड आउट करते हैं। इनका फ़ायदा क्या है, देखिए एक तो वैसे भी जब आप अपना स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप अपने जो सिलेबस को है रेफ़र करेंगे एवरी डे, एवरी टाइम आप पढ़ने बैठ रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 का बहुत क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से ही आप इन्हें मैनेज करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डेली आपने एक टॉपिक उठाया एज इन एक पॉइंट नंबर 1 का जो भी आपको टॉपिक मेंशन्ड है आपके यूपीएससी के सिलेबस में, उस सिलेबस को रेफर करते हुए आपने उसे ख़त्म किया। सबसे पहले उसके पीवाईक्यू देख लीजिए, देन सेकंड उसके बाद आप अपने सोर्सेज से उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आपको पता लग गया पीवाईक्यू देख के कि मेरे को सोर्सेज में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखनी है, किस चीज़ को मैक्सिमम इम्पोर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी है, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये कर लेंगे। ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन 1 के सिर्फ 2 ही आंसर हो सकते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, पॉसिबिलिटी ख़त्म है कि कुछ भी लिखना है, तो थोड़ा आंसर अटेम्प्ट करना ईजी हो जाता है। हमें पता है आंसर ये या ये ही होगा। तो साइंस की ये बेनिफिट है। तो अब अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अब अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनमें से कुछ भी पढ़ा है, या फिर आप डॉक्टर बैकग्राउंड के हैं, एमबीबीएस हो गए, ठीक है, या फिर अब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, प्लीज़ गो फॉर दीज जो आपके ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको हेल्प करेगा। नाउ उससे ज़्यादा जो मेजॉरिटी अब सेकंड है वो है आर्ट्स के स्टूडेंट्स की। ठीक है, मैटर नहीं करता कि बीए ऑनर्स थी या फिर बीए नॉर्मल थी, ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम था या क्या था, वो मैटर नहीं करता। काफ़ी ओपन के स्टूडेंट्स आते हैं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड होता है, उन लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एक छोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट को पकड़ना, या फिर एक लैंग्वेज को ले लेना। ठीक है, तो आप लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हो अपना ऑप्शनल्स में। तो लाइक मैंने देखा था
ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम मैथिली एक सब्जेक्ट जिसको बहुत ज़्यादा लोग कवर कर लेते थे, इसकी 2 बुक्स आती थी, उन 2 बुक्स को कवर अगर आप कर लोगे तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो टाइम चाहिए वो आपको 2 to 3 मंथ्स ही चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। अब अगर आपको हिंदी आती है तो आप मैथिली ले सकते हैं और 2-3 बुक्स को यूज़ करके उस लैंग्वेज के पेपर को बहुत ईजी और बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक ऑप्शन लैंग्वेज का। इसमें भी काफ़ी सारी लैंग्वेज है, मैथिली इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आप और भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप इनमें हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पीक पे हैं अभी, इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको कम ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस डन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स हैं, फिर कुछ टॉपर्स ने अपनी ही बुक्स रिलीज़ करी हुई हैं, वो बुक्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हैं। जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है ना वो यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका एक टॉपिक मेंशन्ड है पॉइंट नंबर 1 और उसका एक टॉपिक है, उसके अंदर 5 ही क्वेश्चंस अगर समझ लीजिए बन सकते हैं। आप इन 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लोगे तो आपका ये टॉपिक, आपको पता है ना कि ये डन है, और इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही याद कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस ही आएंगे, आंसर्स ही लिखने हैं, सब्जेक्टिव ही लिखने हैं। अगर आपको पता होगा ये 5 क्वेश्चंस अलग अलग हैं जो, ठीक है, इस क्वेश्चन के ये सारे सब हेड्स हैं जो आपने याद कर रखे हैं, अब आपको इससे बाहर तो कुछ नहीं लिखना। और आपको पता है कि जितनी मेरी वर्ड लिमिट है उसको मैं कंप्लीट भी करूँगा, कंट्रोल वे में भी लिखूँगा, और मैं उसमें से मार्क्स भी ले लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रिपेयर करना। तो ये हो गया आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, जिसकी प्रिपरेशन में देन अगेन बहुत ज़्यादा मंथ्स नहीं लगते, लेस देन 6 मंथ्स आई विल से। अब इसमें डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। इट विल टेक 4 मंथ से 6 महीने तक आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं चाहिए। आर्ट्स वाले बच्चे हर कोई इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको कुछ प्रायर बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनके साथ साथ लैंग्वेज भी आप ये पेपर ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इफ़ आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिसमें आपको लग रहा है कि मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, उस टाइम आई वाज नॉट सीरियस, और वो पढ़ाई मेरे को किसी वे में नहीं हेल्प करेगी, आई नीड अ डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप प्लीज़ स्विच कर लीजिए, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस इस तरीके से खुले हुए हैं। प्रिपरेशन का मेथड भी इस तरीके का कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच जाता है जो थोड़ा पॉलिटी से रेलेवेंस रखते हैं, लाइक अगर आप एडवोकेट हैं, ठीक है, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्विस में हैं जिसमें आप री अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको एक प्रायर नॉलेज है गवर्नमेंट की। इसके अलावा अगर आपके पास पॉल साइंस अपने टाइम पे था, अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे था, तो फिर आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। इन तीनों सिनेरियोज में आपके पास आ जाता है लॉ ऑप्शनल्स, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक आपके प्रीलिम्स में भी उतना ही ज़्यादा आएगा, सेकंड आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को चाहिए, जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं एक प्रेजेंटेबल तरीके से आप एक क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, आंसर को बता सकते हैं। व्हाट आई मीन इज़ कि इतना ज़्यादा ब्रीफ मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया अंडरस्टैंडिंग ये आपको दे देते हैं ये दोनों सब्जेक्ट्स इस पूरे एग्ज़ाम के हर एक लेवल पे। प्रीलिम्स में भी इक्वल रेलेवेंट रख रहे हैं, मेंस में भी इक्वल रेलेवेंस रख रहे हैं, इंटरव्यू में भी रख रहे हैं। यहाँ पे हाई इम्पैक्ट रहता है सामने वाले के ऊपर, बिकॉज ही कंसिडर्स कि आप ऑलमोस्ट वो जानते हैं जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जानना चाहिए, आप इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं जो आगे आपको सिखाई जाएंगी इन ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, तो रेलेवेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ जब भी आप ले लेंगे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और पॉलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत स्कोरिंग है, एज इन अगर आपको पॉलिटी समझ आ गई आपके क्वेश्चंस की गलती करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी।
हमें यही तो चाहिए कि हमें तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पर वो जो हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी आपको चाहिए मैक्सिमम मार्क्स की वजह से। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है तो नो मैटर आप 100 क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हो और अगर वो गलत है तो आप फेल ही होगे। तो यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पॉलिटी इतने अच्छे से समझ आ गया कि जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके ठीक ही आ रहे हैं, गलत नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी बैकग्राउंड वाले इसको ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और ट्राई करेंगे। हालांकि ये सब्जेक्ट जो पॉलिटी से रेलेवेंस रखेगा, इट विल टेक सम टाइम, लाइक ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट होता है, बल्कि सब्जेक्ट होता है, सो इट मे टेक 6 months और मोर देन 6 months, मतलब इससे ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इसमें कम टाइम नहीं लगेगा। तो 6 से 8 महीने भी आप लगा सकते हो ऑन एंड ऑफ। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो 6 महीने, अगर आप थोड़ा जीएस के साथ करोगे तो 8 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर या फिर रिमेनिंग वाला, ठीक है, एग्रीकल्चर। ये सारे तो आप तभी ही अटेम्प्ट करेंगे इफ़ आपकी ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स आपके पास थे। इनसे आप कोई भी मजाक नहीं करेंगे, इनमें आप कोई भी इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन यहाँ नहीं है। ये सारे एप्लीकेशन और वो वाले हैं जिनके लिए आपको एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इफ़ आपको कम टाइम है तो, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से, अदर देन जीएस, मान लीजिए आपका जीएस ख़त्म हो गया, अब आपके पास टाइम है और आप बहुत ज़्यादा टाइम देके इन ऑप्शनल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप करेंगे। अदरवाइज ये आपके अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स थे तो ही आप इनको प्रिपेयर करेंगे। देन अगेन यहाँ पे 6 to 7 months की प्रिपरेशन है लगेगी, उसके अंदर आप इसको ख़त्म इजीली कर सकते हैं। बट प्री रिक्विजिट यहाँ पे इज़ कि आपने प्लीज़ ये पढ़ रखे हो पहले, अदरवाइज आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत यहाँ ज़रूर लगेगी। सेल्फ स्टडी विल बी अ डिफ़िकल्ट थोड़ा सा, ठीक है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि उस टाइम पे जीएस ना हो, सोली आप थोड़ा ऑप्शनल्स को ज़्यादा टाइम दे दें। बिकॉज देखिए ऑप्शनल्स ऐसी चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रायल एंड एरर वाला मेथड ट्राई करोगे, नहीं हम इस साल ट्राई कर लेते हैं, अगर मार्क्स आ गए ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, नहीं, आपने प्री क्लियर कर लिया, आपका मेंस लिख रहे हो, देन ट्राई कि वो मेंस आपका सक्सेसफुल हो, उस साल आपको रैंक मिले। तो जो हमें स्विच करना है वो प्रीलिम से पहले करना है, फॉर्म फिल करने से पहले हम लोगों को इन सब चीज़ों को कंसिडर करके ही प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल्स इंक्लूडिंग यहाँ पे और अपने इंटरव्यू सब तैयार करना पड़ेगा। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले आपकी ये सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए और इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टू प्रॉपर एक्सेल इन दिस एग्जाम। ओके, आई होप दिस सेशन was helpful to you. Okay, if you like this video please like and share. Okay, thank you so much.